बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। आइंस्टाइन ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही कि डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट इज कॉल्ड इंसैनिटी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के साथ भी कुछ यही होता आ रहा है। पिछले 75 साल से हम इस मुल्क की जो इकॉनमी है, हम वही घिसे पिटे तरीक़ों से चलाई जा रहे हैं, थिंकिंग कि हमारा इस दफ़ा रिज़ल्ट फ़र्क होगा। बट आइंस्टाइन ने बहुत साल पहले ये बता दिया था कि दैट्स कॉल्ड इंसैनिटी। अब यू विल हैव टू फाइंड आउट अ न्यू वे। आज का जो वीडियो है, क्विक वे में हम थोड़ा सा बैकड्रॉप को देखेंगे और आगे चल के देखेंगे कि इसका वे फॉरवर्ड क्या है, क्या वे फॉरवर्ड है हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर। पहली बात अंडरस्टैंड कर ले कि जो मुल्क भी दुनिया में कर्जा जात लेते हैं, उनकी अदायगियों का एक सर्टन स्केड्यूल होता है जिस पे उन्होंने वो पेमेंट्स करनी होती हैं उन लेंडर्स को। पाकिस्तान ने अभी 5 दिसंबर 2022 को सकूक बॉन्ड्स की $1 अरब की पेमेंट की, तो ये एक डेट गिवन थी। पाकिस्तान ने उसी तारीख को ये पेमेंट की। अगर आप में विलिंगनेस हो और एबिलिटी हो तो आप पेमेंट कर देते हैं और आप डिफ़ॉल्ट से बच जाते हैं। लेकिन अगर आप में विलिंगनेस हो और एबिलिटी ना हो तो आप डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। इसी तरह अगर आप में एबिलिटी हो लेकिन आप विलिंग नहीं है पेमेंट करने के लिए, तब भी आप डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। पाकिस्तान दुनिया में वाहिद मुल्क है जिसने इस प्रोग्राम, जो अभी हमारा करंट प्रोग्राम चल रहा है, ये हमारा 23वां प्रोग्राम है विद IMF। हमारे बाद एक मुल्क आता है श्रीलंका, उसने 16 मरतबा IMF से प्रोग्राम लेंडिंग ली हुई है। IMF लेंडिंग के लिए इज द लास्ट रिजॉर्ट, इट्स एन इमीडिएट लास्ट रिजॉर्ट। फिर वो आपसे अपनी टर्म्स मनवाते हैं। अगर वो आपको पैसे जब कर्जा देते हैं, तो क्यों पाकिस्तान 23 दफा IMF के पास कर्जा लेने गया? अपनी बैड इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से। पाकिस्तान में जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा वाइडन हो गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पाकिस्तान का 94% जो GDP की जो एक परसेंटेज है वो कंजम्पशन बेस्ड है। दूसरे मुल्कों में भी होता है, लेकिन वो इसको कवर करते हैं फिर विद देयर इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड देयर एक्सपोर्ट सेक्टर। पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल सेक्टर और एक्सपोर्ट सेक्टर की जो कंट्रीब्यूशन है हमारे GDP में, वो आप समझ लें नेग्लिजिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट सेक्टर की कंट्रीब्यूशन इन द GDP है वो सिर्फ 7% है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं, ठीक है। बांग्लादेश और भारत जैसे मुल्क वो इस वक्त 35 से 40% एक्सपोर्ट रेवेन्यू उनका GDP में आता है उनका, ठीक है जी। इसकी वजह से पाकिस्तान जो कुछ इंपोर्ट करता है इस मुल्क के अंदर, उसकी पेमेंट्स हम उतारते हैं बोरोड मनी से, जो कर्जा लिया होता है। हमने कर्जा लेते हैं और हम इंपोर्ट का बिल पे कर देते हैं। सोचे जरा, इसकी मिसाल आप अपने एक इंडिविजुअल की लें। मैं एक जगह से, एक दुकान से कर्जा लेता हूं कि मुझे ये सामान दे दें, वो दे देते हैं। अगली दफ़ा मैं एक और भाई से कर्जा ले लेता हूं, वो भी दे देता है। लेकिन एक टाइम आएगा कि मैं उनकी जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो तो मैं उतार रहा हूं, लेकिन प्रिंसिपल बहुत बढ़ जाता है। तो फिर एक वक्त आता है कि वो दुकान वाला कहता है जी अब मैंने आपको इससे ज़्यादा कर्जा नहीं देना। और वो भाई जो होता है वो भी कहता है यार अब बहुत ज़्यादा हो गया है, पेमेंट उतारो, अब कर्जा नहीं मिलेगा। बेशक तुम मुझे मेरी इंटरेस्ट पेमेंट दे रहे हो, लेकिन ये अमाउंट बहुत बढ़ गई है, अब पैसे मेरे प्रिंसिपल उतारो। तो ये हमारे साथ इस वक्त हो रहा है कि हम दुनिया से कर्जा लेके और हम अपनी इंपोर्ट के बिल चुका रहे हैं। अब जो हमारा डिफॉल्ट रिस्क 2022 है वो इतना संगीन क्यों है? देखें, रशियन यूक्रेन वॉर ने दुनिया में एक
प्रॉब्लम क्रिएट की, पूरी दुनिया से सफ़र किया और अभी भी कर रही है, यूरोप खास तौर पे। दूसरा, अमेरिका ने अपने जो यूएस फेडरल रिजर्व पॉलिसीज़ हैं उनको बड़ा स्ट्रिंजेंट कर दिया है, बहुत टाइटन किया है जिफा उन्होंने। वो एक और रीज़न है, वो आपको मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, लेकिन पॉलिसीज़ बहुत टाइटन की है उन्होंने। तीसरी रीज़न कि दुनिया में जो कंज्यूमर मार्केट है उसमें जो चीज़ों की जो कीमतें हैं वो बड़ी प्राइस हाइक हुई है उनकी उनकी मुख्तलिफ वजूहात है। एक तो पोस्ट कोविड आ रहा है, यूक्रेन रशिया वॉर आ रही है, उसकी वजह से आपकी जो कंज्यूमर मार्केट में जो प्राइसेस हैं वो एक्सपोनेंशियली हाई हुई हैं। चौथी चीज़, पाकिस्तान की जो वाजिबात हैं वो बहुत बढ़ गई हैं। 2008-9 में पाकिस्तान का कुल वाजिबात 7 अरब यूएस डॉलर थे। आज 2022 में हमारी वाजिबात 22 अरब यूएस डॉलर पे पहुंच चुकी हुई हैं। जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था, आप उससे इसको रिलेट कर लें। प्रिंसिपल बढ़ रहा है, कर्जे दे रहे हैं, आप उसका इंटरेस्ट दे रहे हैं, लेकिन कर्जे की प्रिंसिपल अमाउंट इस वक्त 22 अरब यूएस डॉलर पे पहुंची हुई है हमारी। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसका वे फॉरवर्ड क्या है? पाकिस्तान को ये जो बैड गवर्नेंस है, इकोनॉमिक बैड गवर्नेंस, इस साइकिल से निकलना पड़ेगा। पाकिस्तान को अपनी जो एक्सपोर्ट सेक्टर को, जो आपका एक्सपोर्ट सेक्टर है, उसकी जो रेवेन्यू है आपके जीडीपी में, उसको टारगेट करें 30% अचीव करने के लिए। ये एक दिन में नहीं होना, ये लॉन्ग टर्म बातें हैं, लेकिन अगर ये अभी भी नहीं करेंगे तो फिर आगे कुछ नहीं है। उसको 30% टारगेट करें जैसे बाकी मुल्कों ने किया है, और स्लोली एंड ग्रेजुअली आप उधर तक पहुंचेंगे। एक्सपोर्ट के लिए वो सेक्टर्स आइडेंटिफाई करें, किस किस सेक्टर में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं चीज़ों को। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली पिछले महीने तकरीबन 1,25,000 लोकली मैन्युफैक्चर्ड मोबाइल जो है वो यूएई एक्सपोर्ट की है। बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, इसको टैप करें, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट लाएं, इसको 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 प्रमोट करें और इस इंडस्ट्री को बढ़ाएं। दूसरी चीज, हमें अपनी टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है वो हमें 10%, जो पिछले में हाल है 40 साल से हम 10 से नीचे नीचे या 10 के इर्द गिर्द रहते हैं, हम उसको हमें टारगेट करना पड़ेगा। बिटवीन अप टू 20% तक हमें इसको लेके जाना पड़ेगा। अपनी टैक्स टू जीडीपी रेशियो को हमें बढ़ाना पड़ेगा। ये हमारा सर्वाइवल है इसके ऊपर। फिर हमें जो हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें हमारी ज़्यादा इंपोर्ट की जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे लाना पड़ेगा। उनको हमें लोकली स्विच ओवर करना पड़ेगा, ताकि आपका इंपोर्ट बिल आहिस्ता आहिस्ता करके कम हो। जो मेजर चंक इंपोर्ट्स हैं वो तो आपको करनी पड़ेंगी। ऑयल आपका मुल्क में आना है, वो आना है। आपकी जो मेडिसिनल, आपकी जो रॉ मटेरियल वो आना है, वो मंगवाएं, लेकिन जो बाकी की चीज़ें हैं उनको देखें। पाकिस्तान को अपनी ब्लैक इकॉनमी जो है, इसको इसके ऊपर हाथ डालना पड़ेगा। पाकिस्तान को ये जो हर दूसरे तीसरे साल हम एक एमनेस्टी स्कीम लॉन्च कर देते हैं इन माफियाज के लिए, इसको अब हमें रोकना पड़ेगा विद इमीडिएट इफेक्ट। हमें किसी को ब्लैंकेट कवर नहीं देना इस किस्म की उसके पैसे के लिए, क्योंकि आप जब ये एमनेस्टी स्कीम दे देते हैं तो दूसरे शेयर लेते हैं, वो अपना जो ब्लैक मनी है वो फिर ऐसे सेक्टर्स में लेकर आते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त अगर आप मेजर इन्वेस्टमेंट देख लें, जो मैं आपको अभी एक ग्राफ के ऊपर भी दिखाऊंगा, दैट इज इन योर रियल एस्टेट, जो अनडॉक्यूमेंटेड है। पाकिस्तान की इकोनॉमी को अब डॉक्यूमेंट होना पड़ेगा, मैंडेटरी है फॉर आवर वे फॉरवर्ड। अब हम अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के साथ आगे नहीं चल सकते। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमें जो एलीट कैप्चरिज्म है, इससे हमें अपनी जान छुड़ानी पड़ेगी। पाकिस्तान will have to come out of this 1% elite capturism. पाकिस्तान
और वो कौन करेगा? वो आप करेंगे। वो आप अपनी आवाज उठाएंगे और आप इसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये 1% एलीट से हमारी जान छुटेगी। और इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल पे हमें जाना पड़ेगा अगर अब हमें अपना सर्वाइवल देखना है। तो इस मुल्क को जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज के लिए बनाया गया था सबके लिए, उसको हमें 1% रिपब्लिक, ये जो हमारे एलीट बैठे हैं जो अपने लिए पॉलिसीज बनाते हैं और किसी और के लिए नहीं बनाते, इन्हीं के लिए सारे एनआरओज हैं, इन्हीं के लिए सारे एसआरओज हैं, इन्हीं के लिए सारी फैसिलिटीज हैं। द रेस्ट कुछ नहीं है। अब इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी इस मुल्क के सर्वाइवल के लिए। और ये कौन करेगा? ये एक स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट करेगी। जब इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी, वो आके ये डिसीजंस लेंगे, तो ये मुल्क सर्वाइवल मोड में जाएगा और फर्दर ग्रोथ की तरफ जाएगा। Until we meet again, nothing is lost. Until we meet again, पाकिस्तान जिंदाबाद।